आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कॉन्वर्सेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। और क्योंकि सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है, इस वजह से बहुत सारी ओपिनियंस पे परेशानी ये है कि ये सारी की सारी ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं और इस वजह से जब भी कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट आती है तो हम लोग आउटराइट उसको डिसमिस कर देते हैं, जो प्रैक्टिकली ऐसे डिबेट्स के लिए सही नहीं है। इस वीडियो के दौरान हम लोग कोई भी नई बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर दोबारा से एम्फेसिस डालने की आवश्यकता है ताकि सोशल मीडिया के ऊपर जो डिबेट्स चल रहे हैं उनको सही ट्रैक पर लाया जा सके। वीडियो के दौरान भारतीय वायुसेना के अभी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर में बनने वाले सभी फाइटर जेट प्रोग्राम्स के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या दूसरे ऑप्शंस हो सकते थे या फिर आगे कैसे ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। शुरुआत हम सभी के फेवरेट तेजस से। देखिए, तेजस मार्क 1 की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मार्क 1A की अगर बात की जाए तो हम लोग ऑलरेडी 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट असेंबल्ड देख चुके हैं। इस एयरक्राफ्ट को लेकर जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा हम आपको कहते हैं कि प्रोडक्शन की सबसे बड़ी हर्डल है इसके इंजन्स। बाकी सारी परेशानियां इंडक्शन के बाद भी दूर की जा सकती हैं, चाहे वो रेडार मोड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चेंजेस हो या डुअल पायलन ब्रेक से एशरम की फायरिंग हो। इंजन एज सच की अगर बात की जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंजन चेंज बहुत डिफिकल्ट है, और क्योंकि आपके पास में एयरफ्रेम बने हुए रखे हुए हैं तो इन एयरफ्रेम्स के ऊपर तो आप चेंजेस वैसे ही नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी तरीके के इंजन चेंज के बाद में आपको पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट दोबारा रीसर्टिफाई कराना पड़ेगा, और एज सच इंजन को ही अकोमोडेट करने के लिए इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। यानी कि सीधे सीधे इंजन चेंज के साथ में आपको 5 से 7 साल तक की डिले इस प्रोग्राम में देखने मिल सकती है। हमेशा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जीई की तरफ से ये इंजन डिले डिलिबरेटली की गई है, लेकिन रियलिटी ये है कि भारत सरकार की तरफ से जब तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया था तो जीई F404 की लाइन बंद हो चुकी थी और दोबारा से उनकी तरफ से इस लाइन को स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा इस इंजन के प्रोडक्शन रैंप अप में जीई को बहुत ज्यादा परेशानियां हुई हैं और उनकी तरफ से एक नई असेंबली लाइन भी क्रिएट की गई है। उसके बाद भी अभी भी कुछ इश्यूज हैं। नेवरदलेस चीजें डिले के साथ और कंपैरेटिवली स्लोली हो ही जाएंगी। आई नो ये सिचुएशन डिजायरेबल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास में इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरे एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो वो होता है तेजस मार्क 2। अब कल ही इस एयरक्राफ्ट को लेकर हम लोगों ने आपके साथ में एक वर्क ऑर्डर शेयर किया था और उस वर्क ऑर्डर के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट अगले 10 महीने में बनकर उड़ पाएगा। और क्योंकि एयरक्राफ्ट को दोबारा से खोलकर चीजों को फिक्स किया जा रहा है और उसके बाद इसको दोबारा से कपल करने की बातचीत हो रही है, यानी कि यहाँ पर कोई एक LRU उस तरीके से काम नहीं कर रहा था जिस तरीके से डिजायर्ड था। फ्रैंकली ये एक इंजीनियरिंग डिले है और पर्सनली मैं इससे खुश हूँ, क्योंकि अगर फॉल्टी LRU इसी समय रिप्लेस हो जाएगा तो आगे चलकर इस एयरक्राफ्ट के साथ में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। ये चीजें प्रोटोटाइपिंग के एडवांस स्टेजेस में जब निकल कर आती हैं तब चीजें डिफिकल्ट होती हैं, और ये चीज हम लोगों ने तेजस मार्क 1 के केस में देखा था। आमका के एज सच अगर बात की जाए तो वो एक पूरी तरीके से अलग डिबेट है और भारत सरकार की तरफ से वहां पर एक नया मॉडल डालने की कोशिश की है, जहां पर प्रोटोटाइप बनाने वाली एजेंसी एक कंसोर्शियम होगी। ये कंसोर्शियम अभी तक सेलेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन DRDO की तरफ से इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर काफी अग्रेसिव टाइमलाइन रखी गई है और साल 2029 में इसकी पहली उड़ान प्लान की गई है। और जब तक कंसोर्शियम डिसाइड नहीं हो जाता है और चीजें स्टार्ट नहीं हो जाती हैं, तब तक ये सारी की सारी टाइमलाइन फ्लूइडिक है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 और आमका मार्क 1 के इंजन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वहां पर चेंजेस के चांसेस बहुत कम है, एटलीस्ट तेजस मार्क 2 के केस में। लेकिन अगर आप आमका मार्क 1 की बात करें तो वहां पर पहली उड़ान साल 2029 में प्लान की गई है और इस वजह से आपके पास में अभी इंजन को लेकर विंडो अवेलेबल है। वहीं अगर आमका मार्क 2 की बात की जाए तो ये समय में बहुत दूर है और इसके इंजन को लेकर भी कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ी। हालांकि भारत सरकार रोल्स रॉयस और साफरान दोनों से बात कर रही है। इसके अलावा रशियन यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन और अमेरिकन जीई दोनों अपनी विंडो का वेट कर रहे हैं। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन दोनों मेकर्स से भी बात हुई है, हालांकि वहां डिसीजन अभी पेंडिंग है। फिर बारी आती है रफाल की। देखिए, 36 रफाल भारतीय वायुसेना के पास में ऑलरेडी हैं और 114 जेट्स को लेकर कॉन्वर्सेशन चल रही है। भारत सरकार ने जब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट दिया था तो वहां पर स्पेसिफिकली रफाल मेंशन किया गया था, यानी कि किसी और एयरक्राफ्ट के यहाँ पर चांसेस नहीं। हालांकि ये डील कंपैरेटिवली काफी महंगी होगी और इस वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसके होने के चांसेस कम है। हालांकि समय में जब चीजें बेहतर होंगी और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमीज पर कम होगा, तब ये डील हो जाएगी। इस समय जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक है उसके हिसाब से भारत सरकार की तरफ से इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और ICD एक्सेस के साथ में इंडियन इंडस्ट्री के पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि रफाल के इंटरफेस के हिसाब से अपने वेपन सिस्टम्स को मॉडिफाई कर लें। वैसे ऑफ द शेल्फ खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट कंपैरेटिवली जल्दी आ जाएंगे, वहीं पर भारत में जो एयरक्राफ्ट असेंबल किए जाएंगे उनके प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है।
मैक्सिमम चांस की अगर बात की जाए तो वो 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर का है और उस हिसाब से 2038-39 तक ये 94 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर होंगे। अब इस पूरे फियास्को में भारतीय वायुसेना की करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए तो उनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी तेजी से नीचे गई है और इसी वजह से एक आउटसाइड चांस SU-57 का बनता है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट ना ही स्टेल्दी है और ना ही इसमें जाने वाली पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स रशियन, लेकिन अगर भारत सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को 177 इंजन के साथ में लिंक करके सुखोई अपग्रेड इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए काफी क्रेडिबल हो जाएंगे और SU-57 भारतीय वायुसेना को कुछ हद तक एक ब्रीदर भी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन 177 या 177S इंजन के साथ में सुखोई 30 MKI सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड एयरक्राफ्ट होगा और क्योंकि आपके पास में 12 स्क्वाड्रन से ज्यादा ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी मौजूद है, इस वजह से ये एयरक्राफ्ट आपका सबसे लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट है और विरूपाक्षा रेडार के साथ में इसकी कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप दूसरे प्रोग्राम्स की बात करें तो मिराज 2000 के अपग्रेड होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, लेकिन MiG-29 के एक फर्दर अपग्रेड के चांसेस बढ़ चुके हैं। अगर डेटा पैटर्न्स के हॉक एइसा रेडार के साथ में MiG-29 को अपग्रेड किया जाता है तो यह एयरक्राफ्ट आपको 10 से 12 साल और दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली तेजस मार्क 1A के साथ में जो डिले हुई है उसके चलते MiG-29 को एक नई लाइफ मिल सकती है। जैगुआर्स की अगर बात की जाए तो काफी हद तक ये साल 2035 के आसपास रिटायर कर दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल रैम्पेज और हार्पून जैसे मिसाइल सिस्टम्स के साथ में ये एक क्रेडिबल ऑप्शन है। इसके अलावा एशराम इंटीग्रेट होने के बाद में इनको आप एंटी ड्रोन रोल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत कॉस्टली अफेयर है और उसके बारे में 2-3 दिन पहले हम लोग डिटेल में बात कर चुके। इसके अलावा अगर दूसरे प्रोग्राम्स की बात की जाए तो 2 और दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और ये हैं घातक UCAV और कैट्स वॉरियर। ये दोनों ही प्रोग्राम काफी हद तक उसी टाइमलाइन के साथ में अवेलेबल होंगे जब आपके आर्म का मार्क 1 पहली उड़ान भरेंगे और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चीज कही जा सकती है कि इस समय कोई भी इमीडिएट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और जो भी एयरक्राफ्ट आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को मिलेंगे वो साल 2030-32 के बाद में मिलेंगे। बेस्ट बेट की अगर बात की जाए तो मोस्ट लाइकली LCA मार्क 1A भारत को थोड़ा पहले मिल सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी चीज चाहे वो इम्पोर्टेड हो या देश में बनने वाली हो वो सभी के सभी कम से कम 5 से 7 साल दूर हैं और अगले 5 से 7 साल भारतीय वायुसेना को इन्हीं कैपेबिलिटीज के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी वजह से यहाँ पर फोकस हो सकता है ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। इस पूरे वीडियो के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे प्रोग्राम डिले हुए हैं और इन सभी डिलेज के पीछे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है, डिसीजन मेकिंग में समय लगना, अप्रूवल में समय लगना एक्सेट्रा। इसके अलावा तेजस मार्क 2 और मार्क 1A में जो अभी डिलेज हो रही हैं वो इंजीनियरिंग डिलेज हैं और पर्सनली मुझे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। शायद एज एन इंजीनियर मुझे इंजीनियरिंग डिलेज समझ में आती हैं क्योंकि हम लोग डे टू डे वर्किंग में इस तरीके की डिलेज देखते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हमें कभी समझ में नहीं आई। आप सभी को सैम मानेकशॉ का वो फेमस कोट याद होगा जहां पर वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी अ ब्लडी फूल बी वन क्विकली। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।